आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे सफ़र को डिकोड करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक ऐसा अनाथ बच्चा जो आगे चलकर दुनिया के सबसे खौफनाक और ताकतवर लीडर्स में से एक बन गया। हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सद्दाम हुसैन के उस पूरे सफ़र और दुनिया भर पर उसके जियोपॉलिटिकल असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो एक आधुनिक हीरो था? मतलब एक ऐसा इंसान जिसने स्कूल और अस्पताल बनवाए, या फिर एक बेहद क्रूर तानाशाह जिसने अपने ही लोगों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया? सच कहूं तो इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है, और यही गहरा विरोधाभास इस पूरी कहानी को इतना पेचीदा बनाता है। भाग एक अनाथ का हिंसक उदय। पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद इराक का राजनीतिक माहौल बहुत ही ज्यादा अस्थिर और उथल-पुथल से भरा हुआ था, और इसी अफरा तफरी के बीच एक नई सोच आकार ले रही थी जो आगे चलकर इराक की पूरी सत्ता पर काबिज होने वाली थी। जरा इस सफर को देखिए। सद्दाम का जन्म तब हुआ जब उसके पिता की मौत हो चुकी थी। बचपन में उसे इस कदर बुली किया जाता था कि अपनी हिफाजत के लिए वो हमेशा अपने साथ एक स्टील की रॉड लेकर चलता था। महज 10 साल की उम्र में वो अपने सौतेले पिता के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गया। फिर आगे चलकर उसने बाथ पार्टी ज्वाइन की और 24 साल की उम्र में CIA के समर्थन से इराक के प्रधानमंत्री की हत्या तक की कोशिश कर डाली। और ताज्जुब की बात देखिए, सिर्फ 30 साल की उम्र आते आते वो इराक का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। भाग 2, तेल, सत्ता और दी गॉड फादर। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। सद्दाम ने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों का ऐसा फायदा उठाया जिससे उसने अपने और अपने देश के लिए अथाह संपत्ति और ताकत इकट्ठी कर ली। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, $12। हुआ यूं कि 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद सऊदी अरब की अगुवाई में अमेरिका पर तेल की पाबंदी लगा दी गई। इसका नतीजा क्या हुआ? तेल की कीमतें $3 से उछलकर सीधे $12 प्रति बैरल हो गईं, मतलब 4 गुना उछाल। और इस अचानक आए बड़े आर्थिक फायदे का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिला तो वो था इराक। तो अब सवाल है कि इस बेशुमार पैसे का सद्दाम ने किया क्या? खैर, उसने सबसे पहले ब्रिटिश नियंत्रित तेल को अपने कब्जे में लेकर उसका राष्ट्रीयकरण किया। इस पैसे से पूरे इराक का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। सोचिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई, मुफ्त स्कूल और बड़े अस्पताल बने, और इराक का दीनार इतना मजबूत हो गया कि एक दीनार सीधा $3 के बराबर हो गया। इन सब बड़े कदमों ने उसे सच में अपने ही देश के लोगों का एक सच्चा हीरो बना दिया था। लेकिन जो बात सच में हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि सद्दाम हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द गॉडफादर से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल कर रख दी। बिल्कुल, उसने उस फिल्म के माफिया डॉन की तरह वेस्टर्न सूट पहनना, फेडोरा टोपी लगाना और सिगार पीना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने अपना लीडरशिप का स्टाइल भी बिल्कुल उसी फिल्म के माफिया बॉस की तरह ढाल लिया था। और उसके इस माफिया स्टाइल का सबसे खौफनाक सबूत 1979 में देखने को मिला। राष्ट्रपति बनने के महज 6 दिन बाद उसने पार्टी सदस्यों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई। आराम से सिगार पीते हुए उसने अचानक ऐलान किया कि मुझे इराक के सिंहासन से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है और वे लोग इसी कमरे में मौजूद हैं। फिर उसने एक-एक करके 68 सदस्यों के नाम पढ़े। जिनका नाम लिया गया उन्हें तुरंत हॉल से बाहर निकालकर जेल में डाल दिया गया या वहीं गोली मार दी गई, और जो वहां बच गए थे वो डर के मारे जोर-जोर से सद्दाम के नारे लगाने लगे। भाग 3, खूनी ईरान इराक युद्ध। 1979 की इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जियोपॉलिटिक्स में और भी बड़े बदलाव आए। ये 8 साल लंबा चलने वाला एक ऐसा विनाशकारी प्रॉक्सी युद्ध था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी थे जो अरब देशों में धार्मिक क्रांतियों को भड़का रहे थे और अमेरिका को खुलेआम धमकियां दे रहे थे। दूसरी तरफ था सद्दाम का इराक। इराक में सद्दाम एक सुन्नी शासक था, लेकिन इराक की ज्यादातर आबादी शिया थी जो खुमैनी को अपना नेता मान सकती थी। ये सद्दाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, और यही वजह थी कि अमेरिका और बाकी अरब राजाओं ने ईरान पर हमला करने के लिए सद्दाम का खुलकर भारी समर्थन किया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 लाख। 8 साल तक चले इस भयानक युद्ध का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन इसमें 10 लाख लोगों की जान चली गई। इसी दौरान सद्दाम ने अपने ही नागरिकों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। और सबसे अजीब बात बताऊं, इस पूरे युद्ध का आर्थिक फायदा सिर्फ चीन और इजराइल जैसे देशों को हुआ, जो दोनों तरफ हथियार बेचकर अपना मुनाफा कमा रहे थे। भाग 4, कुवैत पर आक्रमण और प्रतिबंध।
ईरान इराक युद्ध ने इराक की अर्थव्यवस्था को अंदर तक पूरी तरह तबाह कर दिया था और इसी हताशा में एक ऐसा विनाशकारी सैन्य फैसला लिया गया जिसने वैश्विक मंच पर सद्दाम की छवि हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, सद्दाम ने अपने से 25 गुना छोटे देश पर हमला आखिर किया ही क्यों? बात दरअसल ये थी कि पिछले युद्ध की वजह से इराक भारी कर्ज में डूब चुका था। दूसरी तरफ कुवैत ने तेल का उत्पादन कम करने से साफ मना कर दिया, जिससे तेल के दाम गिर गए और इराक को और भारी नुकसान होने लगा। इसी गुस्से और हताशा में रात के ठीक 2 बजे सद्दाम ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया और सिर्फ 2 दिन के अंदर उस पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया। कुवैत पर इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने इराक पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इराक की अर्थव्यवस्था सच में भूखों मरने लगी। तब सद्दाम ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक यू टर्न लिया। जो सद्दाम कभी द गॉडफादर की तरह महंगे सूट पहनता था और शराब पीता था, उसने अचानक शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया। देश के झंडे पर अल्लाहु अकबर लिखवा दिया और तो और अपने ही खून से कुरान तक लिखवाई। उसने अमेरिका के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए धर्म को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भाग 5 2003 सद्दाम का पतन। नई सदी की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो चुका था कि ये पैंतरबाजी उसे अब ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगी। अपनों का धोखा और अमेरिका के बदलते जियोपॉलिटिकल इरादे उसके इस पतन की सबसे मुख्य वजह बने। इस दौरान सद्दाम को अपनी ही फैमिली से एक बहुत बड़ा झटका लगा। इराक के 2 टॉप जनरल, जो रिश्ते में सद्दाम के दामाद भी लगते थे, देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने दुनिया भर के टीवी नेटवर्क्स पर आकर यह झूठा दावा किया कि सद्दाम के पास बेहद खतरनाक गुप्त परमाणु और रासायनिक हथियार हैं। हालांकि बाद में सद्दाम ने उन्हें माफी का झांसा देकर वापस बुलाया और अपने बड़े बेटे उदय के हाथों उन्हें मरवा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके उन दावों ने अमेरिका को इराक पर भविष्य में हमला करने का सबसे बड़ा बहाना दे दिया था। 2003 के युद्ध की तैयारी एक बहुत ही सोचे समझे क्रम में हुई। इसे ऐसे देखें, अमेरिका ने पहले इराक को 9/11 के हमलों से जोड़ने की कोशिश की। जब वो साबित नहीं हुआ तो दामाद के उन्हीं झूठे दावों यानी WMD खुफिया जानकारी का सहारा लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि UN की टीमों को इराक में कोई हथियार नहीं मिला था और दुनिया भर में करीब 3 करोड़ लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किए, जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इसके बावजूद अमेरिका ने सद्दाम और उसके बेटों को 48 घंटे के अंदर इराक छोड़ने का एक अल्टीमेटम दे दिया। भाग 6 फांसी और अराजक परिणाम। जब सद्दाम ने यह अल्टीमेटम मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और महज 1 महीने के अंदर ही इराक पर कब्जा कर लिया। सद्दाम की तलाश, उसकी फांसी और इसके बाद पूरे क्षेत्र में मची भयंकर अराजकता इस अंतिम अध्याय का हिस्सा है। जरा इस भारी भरकम रकम को देखिए, $3 करोड़। सद्दाम के दोनों बेटे अपने एक बेहद भरोसेमंद दोस्त के घर छिपे हुए थे, लेकिन इसी इनाम के लालच में उस दोस्त ने उनके छिपने की जगह अमेरिकी सेना को बता दी। 3 घंटे की भयंकर गोलीबारी हुई, जिसके बाद सद्दाम के दोनों बेटे मारे गए और यहां तक कि उनका एक छोटा पोता भी, जिसने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया था, वो भी लड़ते हुए मारा गया। बेटों की मौत के कुछ समय बाद आखिरकार सद्दाम को भी पकड़ लिया गया। और यहां विरोधाभास देखिए, जिस इंसान ने इराक में दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान महल बनवाए थे, उसे गंदगी से भरे छोटे से गड्ढे से निकाला गया। एक पुराने दोस्त ने ही रस्सी की तरफ इशारा करके अमेरिकी सेना को उसके ठिकाने तक पहुंचाया था, जिसके बाद उसने एक तंग सुरंग के अंदर से इराक के राष्ट्रपति के रूप में सरेंडर किया। 2006 में जब उसे इराक की अदालत में पेश किया गया तो वो कमजोर और बूढ़ा जरूर दिख रहा था, लेकिन उसका गरूर अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। जब जज ने उसका नाम पूछा तो उसने बेखौफ होकर जवाब दिया, मेरा नाम पूरा इराक और दुनिया जानती है। उसने अदालत में जजों का मजाक उड़ाया, फिलिस्तीन के लिए नारे लगाए और अपनी फांसी के फंदे तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सद्दाम के जाने के बाद इराक शांत नहीं हुआ, बल्कि हालात और बिगड़ गए। अमेरिका ने एक ही रात में इराक की पूरी सेना को भंग कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों ट्रेंड फौजी अचानक बेरोजगार हो गए और सबसे खतरनाक बात, उनके पास भारी हथियार अभी भी मौजूद थे। इससे इराक में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और एक बहुत बड़े सशस्त्र विद्रोह ने जन्म लिया, जिसने पूरे मिडल ईस्ट को बुरी तरह से अस्थिर कर दिया। इस पूरे सफर को हम इस आखिरी लेकिन बेहद डरावने विचार के साथ खत्म करेंगे। सद्दाम की फांसी के बाद अरब नेताओं की एक बैठक में मुअम्मर कद्दाफी ने यह चेतावनी दी थी कि मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका हम सबको बारी बारी खत्म करेगा।
ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पूर्ण सत्ता का नशा और ये प्रॉक्सी युद्ध आखिर किस दिशा में जाते हैं। क्या एक तानाशाह के पतन से वाकई शांति आती है, या ये सिर्फ एक नए और अधिक हिंसक चक्र की शुरुआत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है,